अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली अब्बास टॉक्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक्सेलेंस की, आज हम बात करेंगे परसिवरेंस की, आज हम बात करेंगे हाउ टू परसीव द एक्सेलेंस। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एंड थ्रू आउट द नेशनल लेवल पे CSS is just an axiom of pursuing the excellence and to make yourself skilled in a sense of opinionization, thought provocation, और किस तरह से आप अपने आप को एक थ्रू आउट द ब्रेन स्टॉर्मिंग एक बड़ा आदमी एंड लर्नड बंदा बना सकते हैं। तो आज हमें इस स्टूडियो में इस सारे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एक्सेलेंस एंड जर्नी ऑफ परसिवरेंस पे बात करने के लिए 23rd कॉमन के CSP अब्दुल हमीद अब्रो साहब ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ही इज सर्विंग एज एडिशनल कमिश्नर एंड RTO कमिश्नर अपील कराची, कमिश्नर अपील कराची। तो अब्दुल हमीद साहब, रियली सो हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस टॉक। पहले तो ये बताएं कि CSS जो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, जिस तरह से एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, मैं कभी कभार इसी सवाल पे आता हूँ कि इज़ दिस रियल स्टैंडर्ड और मेजर ऑफ एक्सीलेंस, या ऐसे और भी इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि बड़े एग्ज़ाम्स हैं जिस पे हम किसी भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक्सीलेंस की वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। थैंक यू अली फॉर इनवाइटिंग मी एंड रियली मैं अक्सर इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक आज आपने छेड़ा है यहाँ पे सिविल सर्विसेज के हवाले से, इट्स हार्ट टचिंग। अब आपकी बात हुई कि क्या ये मेजर है एक्सीलेंस मेजरमेंट करने का या क्या है। अब जनरली ये होता है कि आप ट्रेंड देखें, और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। ICS एग्ज़ाम इंडिया में भी है, और वक्त के साथ साथ ट्रेंड बच्चों में बढ़ रहा है कि पहले जब हमने दिया था तो तकरीबन 10 कोई 12,000 साल में देते थे एग्ज़ाम, और अब कोई 30,000 40,000 बच्चे देते हैं, और रेशो वही है पास करने का बिलो 2%। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये एग्ज़ाम क्यों इस तरह से इसको मेजर किया जाता है कि यही एक्सीलेंस का मेजर है। असल पहली बात तो ये है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी ये अगेंस्ट सीट्स अगर हैं अवेलेबल, से फॉर एग्जांपल 500 सीट्स हैं तो 5,000 पास कर जाएंगे, लेकिन जॉब उनको मिलेगी जो 500 पहले 500 में आएंगे। अच्छा, तो ये कॉम्पिटिटिव इस हवाले से एज अगेंस्ट के जैसे हम इंजीनियरिंग कर लें या मेडिकल कर लें, दाखिला हो गया तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप परमानेंटली नहीं दे सकते, यानी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, हुए तो हुए, नहीं तो फिर और काम जाके करें। और एज जो लिमिट है वो भी, एज लिमिट भी आपको रेस्ट्रिक्ट करती है कि जॉब के साथ 32 इयर्स और विदाउट जॉब 28 इयर्स। तो एक तो ये भी है, और दूसरा ये क्यों हम यहाँ पे पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों है, उसकी वजह ये है कि दिस इज़ द ओनली एग्ज़ाम जहाँ पे मेरिट होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि और एग्ज़ाम्स में मेरिट नहीं हो रहा, होता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरिट इज़ इंश्योर्ड, और इनका एग्ज़ाम का तरीका डिफरेंट है, वाइवा का तरीका डिफरेंट है, पूरा साल से 1.5 साल लग जाता है, यानी एग्ज़ाम से लेके अगर आप तैयारी के लें तो यानी ये बैचलर की किसी भी डिग्री से आप शुरू करते हैं और फिर आपको 2-3 साल तैयारी में लग जाते हैं, और ये पूरा एक 5 साल का समझ लें कि कोर्स है। तो वजह यही है कि कॉम्पिटिटिव है, तो इसलिए ये समझा जाता है कि जो CSS कर गया तो वो यहाँ के काबिल लोगों में से है, क्योंकि इसका रेशियो कम है। यानी अगर आपकी एडमिशन हो गई अगर मेडिकल में या इंजीनियरिंग में 100 की हो गई तो 100 ही डॉक्टर निकले। यहाँ पे ये नहीं है, एग्ज़ाम दिया आपने तो अगर 100 फिर ग्रुप वाइज दो बंदे पास होंगे, फिर ग्रुप वाइज एलोकेशन होती है, 12 ग्रुप्स हैं, तो उस हिसाब से ये। अच्छा सर, मैं हमेशा ये जो देख रहा होता हूँ CSS के बारे में, वो ये है कि क्योंकि मैंने भी किसी टाइम पे जब मैं PhD से पहले एक्चुअली आई वेंट फॉर द प्रिपरेशन, मैंने वहाँ एक चीज़ महसूस की जो कि आई रियली लव अबाउट द CSS, वो ये है कि आपकी थॉट प्रोवोकेशन कैपेबिलिटीज़ एंड ओपिनियनाइजेशन आपकी इतनी वो हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है कि यू कैन, मतलब यू शुड बी द हैबिचुअल ऑफ द ओपिनियनाइजेशन। मतलब जिस तरह से आप किसी भी टॉपिक पे आपको इस तरह से ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है अपने आप को
कि मतलब यू हैव टू ब्रिंग द सॉल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम द सोसाइटी हैज़। तो इसी हवाले से आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ना CSS में जो बेसिक हवाले से वो करते हैं, मतलब हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट द बेसिक रिक्वायरमेंट टू गो फॉर द CSS। आपकी शख्सियत की असेसमेंट, पर्सनल असेसमेंट हो या मतलब पर्सनल बेसिस पे किस तरह की आपके अंदर एक मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो, कौन सा स्टैंडर्ड हो जिसके बुनियाद पे अगर कोई इंडिविजुअल कहे कि आई शुड गो फॉर द CSS। CSS के लिए ये कहा जाता है कि लक अमंग हार्ड वर्कर्स, हार्ड वर्क तो करना है आपने। अच्छा, अब किसको ये इंट्यूशन भी होती है, ये इंस्पिरेशन भी होती है। यानी मैंने इंस्पिरेशन ली तो मेरे इंस्पिरेशन में मेरा भाई था और गुलाम नबी साहब, अच्छा। IG साहब सिंध के। तो ये 2 बंदे थे जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली और मैंने सोचा कि शुरू में यही होता है कि ये कर गए, हम नहीं कर सकेंगे, ऐसा लगता है सबको। ये तो कर गए, ये पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये सबसे आसान एग्ज़ाम है। यानी क्यों आसान एग्ज़ाम है कि इसमें सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सही। मिसाल आपने पाकिस्तान स्टडी नहीं पढ़ा, आपने इस्लामियात नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स आप रोज़ अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज, ये वो एग्ज़ाम है। फिर आपका अगर ऑप्शनल पे आए तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, आपने सोशलॉजी पढ़ी होगी, आपने मैथ्स पढ़ी होगी। यानी ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो आप किसी भी एक लेमैन बच्चे को देंगे कि भाई ये है, तो वो कहेगा हाँ ये तो मैंने पढ़े हुए हैं। अब कहाँ पे आके सिचुएशन बनती है कि उनको पढ़ना कैसे है। अच्छा, हाउ टू डिसिप्लिन, मतलब किस तरह से कहना कि मतलब उसको अब आप वो कैसे कर रहे हो, इनटेक उनका कैसे कर रहे हैं? हाँ, इनटेक आप कैसे कर रहे हैं, किस लेवल पे जाके उनको? हाँ, जब मैं आपको बताऊं कि मैं मेहरान यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में था, तो मेरी मैथ्स अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मैथ्स ले लूं। तो जब मैंने मैथ्स को उस हिसाब से देखा और एक टीचर मुझे मिला, तो मैंने मतलब 2 महीनों में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैथ्स मैंने ली तो मैं या गिर जाऊंगा या हो जाऊंगा, मैंने छोड़ दी। तो ये आप थोड़ा सा तजर्बा करते हैं, 6 महीने आपको लगते हैं कि आपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। लेकिन सवाल आपका जो असल है कि किसको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं करूँ या नहीं करूँ। ये इंट्यूशन कि मैं कर सकता हूँ, दूसरी इंस्पिरेशन, तीसरा ये है कि हमारी सोसाइटी में आप देखें कि जो CSS है उसको लोग समझते हैं कि ये पता नहीं कौन सी बला है, ये अलग थलग है। ये जो सोसाइटी ने हमारे पास ये किया है और फिर हमारा जो दिखावा है, यानी अगर पुलिस वाला जा रहा है तो 2 गाड़ियाँ और सायरन, और ये लोग जो नए बच्चे हैं ना उनको बड़ा इंस्पायर करती हैं। ये बड़ी इंस्पिरेशन है, वैसे हम इसमें बाद में बात करेंगे, एक सोसाइटल इंस्पिरेशन है ये बड़ी वो है। और लोग फिर देखते हैं और अक्सर जो ये इंस्पिरेशन वालिदैन से भी आते हैं, तो वो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं ये करो। वो क्यों करते हैं कि जब उनका किसी जगह पे काम पड़ता है वो नहीं होता, तो वो कहते हैं कि यार ये जो बच्चा बैठा है इस सीट पे AC बन के बैठा हुआ है, या कलेक्टर है या कमिश्नर है, तो मेरा बच्चा भी तो बैठ सकता है। फिर अपने बच्चों को वो कहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम दो। अच्छा, तो ये इंस्पिरेशन है। लेकिन मैं कभी कभार जब मैं इसमें गया था तो मैंने असल में आई हैव द केमिस्ट्री बैकग्राउंड एक्चुअली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो मैंने जब अपने आप को मेजर किया था तो वो था कि डू आई हैव द राइटिंग स्किल्स, डू आई हैव टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द पेपर, लाइक जो मतलब एक आप कोई भी आपको टॉपिक दे दें तो आपके जो राइटिंग स्किल्स है ना उस पर। अच्छा, दूसरा मेरी जो स्ट्रेंथ्स एंड मतलब वीकनेसेस। स्ट्रेंथ जैसे आपने कहा कि मेरी स्ट्रेंथ कुछ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मेरी स्ट्रेंथ जो है ये है कि मैं किसी भी टॉपिक पे कितना भी आगे बोल सकता हूँ। तो वो दोबारा स्ट्रेंथ और वीकनेस में सबसे ज़्यादा जो मैंने पॉइंट रखा था वो राइटिंग स्किल्स हैं। व्हाट डू थिंक, हाउ मच राइटिंग स्किल्स मैटर इन द CSS? इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने जो कहा था, जो पहली बात आपने की थी कि ये एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाती हैं। वो इसलिए बढ़ती हैं कि कोई भी CSS जब भी करता है वो 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ता है और हर सब्जेक्ट पे कोई 4-5 वो बुक्स रेफ़र करता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपके ख़यालात आते हैं और वो स्केटर्ड होते हैं। अच्छा, उन ख़यालात को फिर आपने रिदम में, तरतीब में देने के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपके पास 10 घंटे आप पढ़ते हो तो 7 घंटे लिखो, 3 घंटे पढ़ो। इतना ज़्यादा अमल दखल है। और दूसरा देखेंगे थ्योरी है ना सारी, आप थ्योरी पास करेंगे तो वाइवा में जाएंगे ना। तो थ्योरी पे आपकी जितनी राइटिंग आप करेंगे वही ख्यालात जो आपका तरतीब बनती जाएगी, वो एक रिदमेटिक और एनालिटिकल स्किल्स होगी।
CSS में ऐसा तो होता नहीं है कि एक जैसे आपको सवालात आए, एक जैसे आप जवाब दें। वो तो एनालिसिस होती है। आपको कोई इशू दे देते हैं कि भाई ये सीरिया की वार चल रही है, अब इसको एनालाइज करें। अब आप अपनी तरफ से एनालाइज करेंगे, मैं अपने हिसाब से करूँगा, तो वो एनालिसिस, इसका एनालिटिकल स्किल्स आती ही पढ़ाई से है। क्रिटिकल थॉट में कहता हूँ। क्रिटिकल थॉट भी इसी तरह से आएंगी जब आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। आप इतना पढ़ चुके होंगे, इतनी आपने मास्टरी की होगी उस सब्जेक्ट पे, फिर आपको ये पता होगा कि ये इसको किस तरह से मैं करूं। तो फिर क्रिटिकल थॉट भी आएगी और एनालिसिस भी आएगी, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, फिर आप माहिर बन जाते हैं। मतलब क्रिटिकल थॉट वाली जो बात करी, मैंने हमेशा CSS में मतलब इस चीज़ ने मुझे इतना वो किया, मतलब जैसे आपने कहा ना क्रिटिकल थॉट वाली बात को हम आगे बढ़ाते हैं सर। इसमें फिर जो नेक्स्ट फेज आता है ना, वो मैंने बहुत दफ़ा देखा है, पीपल हैव इश्यूज इन द इंग्लिश स्पेशली, एंड इंग्लिश का जो मेन पार्ट होता है। अच्छा, वो बच्चे कुछ जो मिसकाउंसल्ड होते हैं, जो कि थ्रू आउट अगर किसी पुअर बैकग्राउंड से हैं एजुकेशन के हवाले से, तो दे डोंट वर्क ऑन द इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक, तो उनके लिए सर दर्द बन जाती है इंग्लिश। या इंग्लिश एक अलग ही मतलब एक डोमेन है जिसमें कंपोजिशन है, और ख़ास करके ऐसे का आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग जो है, उसमें कुछ लोग जो है वो बड़ा वो हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं इस डोमेन में। तो आप क्या समझते हैं इसमें यह है कि इंग्लिश देखें, पहले तो ये होता था, जैसे हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े थे, तो हमारे लिए तो मसला होता था इंग्लिश, और हमें फिर अपने सीनियर्स ने कहा कि 6 महीने तो इंग्लिश पे लगाओ। ठीक है, तो 6 महीने तो हमने पूरा इंग्लिश पे लगाया कि किस तरह से ग्रामर और सारा पेर्सी ये सारा। लेकिन अब तो स्कूलिंग अच्छी हो गई है, जो बच्चे वो इंग्लिश मीडियम और ये जो है उनको इतना इशू नहीं होता। लेकिन आज भी आपको अली भाई बताऊं कि जो फेल होते हैं बच्चे, वो ऐसे में ही होते हैं या पेर्सी में होते हैं। वही तो है, मैंने देखा इट्स अ पजल और एन आर्ट के जो वो इसलिए है, जो मेरा ख्याल है वो इसलिए है ऐसे में ख़ास तौर पे वो इसलिए फेल होते हैं कि ऐसे क्या होता है कि आपको 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है। वो तब आप लिख सकते हैं जब आपके इतनी ज़्यादा डेप्थ में स्टडी हो, और फिर इतनी आपने राइटिंग प्रैक्टिस की हो। जिसकी इतनी ये ज़्यादा होगी, वो ऐसे में नंबर भी अच्छे लेगा और फेल भी नहीं होगा। जो इस पे काम नहीं करता, वो फिर मार्जिन से पास होता है या फिर फेल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताया, मैंने जब मतलब टीचर्स से हम पढ़ रहे होते थे, हमें ये लगता था, कुछ लोग बताते ऐसे एज एन आर्ट, तो कुछ लोग कहते थे कि नो, ऐसे इज नॉट एन आर्ट, इट्स अ टेक्निक। तो टेक्निक इज अ काइंड ऑफ कि आप इसको अगर जैसे आपने इट्स अ प्रोटोकॉल टाइप, अगर उस प्रोटोकॉल में आप वो करेंगे, काम करेंगे, तो ऐसे को आप हिट कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इज ऐसे एन आर्ट और इट्स अ टेक्निक? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम लोग अक्सर जब तैयारी करते हैं तो ऐसे कोई 20-30 टॉपिक्स तैयार करते हैं कि इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो ऐसे उनमें किसी पे नहीं आया। मैंने कहा अब क्या होगा, अब तो मर गया, अब क्या, किस पे लिखूं। तो मुझे 1 घंटा लगा टॉपिक सिलेक्शन पे। आप अंदाज़ा करें 3 घंटों में से मैंने इस पे लिखूं, ये इशू होता है पेपर में जब आपका तो ऐसे नहीं लगता वो नहीं लगा, तो 1 घंटा मुझे टॉपिक सिलेक्शन पे लिखा। अच्छा, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा भाई तुमने बेटा लिखना है और पास भी होना है। फिर मुझे 1 घंटा लगा आउटलाइन बनाने पे। ठीक है, अब पीछे कितना 1 घंटा? 1 घंटा रहे। उस 1 घंटे में मैंने वो ऐसे लिखा। अब होता क्या है कि ऐसे में कि जब अगर आप खुद एग्जामिनर बन जाए, अगर आपको लगे कि यार ये तो ज़बरदस्त है, हर एंगल से इसको टैकल किया है। सबसे पहले तो इंग्लिश की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो एंगल है, जो इफ़ेक्ट्स हैं, काजेज़ हैं, या जो रीजनिंग एंड लॉजिक, वो आपको नज़र आए, तो फिर ऐसे एज ए एग्जामिनर आप जब किसी को फेल नहीं करेंगे तो आपको कैसे फेल करें। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे के इसमें एक तो सवार कर देते हैं, ऐसे है इसमें तो फेल ना हो जाऊं। डर जो है ना, वो कभी आपको कोई काम नहीं करने देगा। डरना नहीं है। अच्छा, हाँ, खुले दिल के साथ जाना है। डरना नहीं, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने कुछ यार्ड स्टिक्स बनाने हैं कि अगर कोई टॉपिक नहीं आया, मुझे इतनी मालूमात है कि कोई भी आएगा मैं लिख लूँगा। अच्छा, तो इसका मतलब है ऐसे का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रैक्टिस, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, और दूसरा नॉलेज बेस। मेरे ख्याल में नॉलेज बेस मैटर्स के आपके पास नॉलेज अगर जर्नल में आपके पास बहुत है, तो देन द वे इज़ कि हाउ यू पोर्ट्रे द नॉलेज किसी तरह से ना। ऐसे जब आता है तो या आपके इस्लामिक टॉपिक पे आएगा या आपके अदबी टॉपिक पे आएगा। ज़्यादातर तौर पे करंट अफेयर्स पे भी आ जाता है।
तो 3-4 वो होते हैं करंट अफेयर। तो मेरा ये ख्याल है कि जो करंट अफेयर्स है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। करंट अफेयर्स स्ट्रांग होना चाहिए आपका। उसमें आपका करंट अफेयर का पेपर भी हो जाता है और ऐसे में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। हेल्प मिल जाती है। अच्छा, तो दूसरा जो चीज़ है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करते हैं कि यू डोंट एक्चुअली लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस थ्रू आउट द स्टडीज़ एंड थ्रू आउट द पेपर। ये बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि ये वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स में बड़ा चलता है कि आपको अगर एक कमांड है अपने प्रेशर को मैनेज करने की। जैसे आपने कहा कि अगर मतलब ये एक एक्सेप्शनल समझ लें, या बहुत सारे जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनको ये लग जाए कि मेरा ऐसे लगा ही नहीं है और 2 घंटे वो के बाद वो अगर वो करें सिर्फ राइटिंग में 1 घंटा बचे, तो इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की कितनी अहमियत है सीएसएस? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अभी जो बच्चों का मसला यही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, वो ये समझते हैं कि ये बस ये नहीं हुआ तो पता नहीं कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि सीएसएस के लिए कि वर्क हार्ड, यू विल बी अबव द हेवन। इफ़ यू फेल, यू विल फेल इन द हेवन। अच्छा, ठीक है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा आप में नॉलेज आ जाती है, फिर आप कोई एफआईए का होता है, कोई नैब का, कोई बैंकिंग का, कोई ना कोई पीएमएस का, ये एग्ज़ाम्स आप पास कर सकते हैं। सही। तो स्ट्रेस आप लेंगे, अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आप कहेंगे मर गया, आप कैसे होगा। आप सोचो कुछ नहीं है, घर पे बैठे हो, स्ट्रेस लेना ही नहीं है। और वो बच्चे कामयाब होते हैं जिनको नेचुरली स्ट्रेस नहीं होता। अब मुझे नहीं होती, मतलब नेचुरली नहीं होती। मैं कहता हूँ कि चलो ये हो गया तो लाइफ तो इससे ज़्यादा कहीं इम्पॉर्टेंट। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा। हाँ, क्या होगा। कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। और ये वही 2% है, 98% तो दुनिया अलग है ना। सही। ठीक है ना। तो वो तो दुनिया ही अलग है। वो जो उन्होंने, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे कि जो सीएसएस जिन्होंने नहीं किया तो वो कहाँ गए। सही। तो वो कहाँ गए, तो वो तो फिर अबव द हेवन, अबव द हेवन उनकी दुनिया है। अच्छा सर, जैसे हमने अभी इसी को एक्सटेंड करते हैं, जैसे डिसिप्लिन और स्ट्रेस में फ़र्क क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना यार टेंशन नहीं लो बस आपका हो जाएगा, तो वो फिर इनडिसिप्लिनरी लेयर में चले जाते हैं, मतलब दे गेट इनडिसिप्लिन। ज़बरदस्त सवाल है ये। इसको इंटरकनेक्ट जैसे आपने किया है, ये हकीकत है कि ये करते हैं लोग कि भाई ठीक है टेंशन नहीं लेना। टेंशन नहीं लेने का मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ना ही नहीं है। ये भी तो है ना सर, बहुत सारे लोग जो है ना, आपने उस डिसिप्लिन में रहना है। यानी टाइम टेबल जो है ना आपका सीएसएस में, वो मैन किरदार हो। तो टाइम टेबल पे अगर आपने 70% अमल कर लिया, जो आपने बनाया, खुद ही बनाया, उस पर भी आप 100% कभी नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर 70% कर लिया, तो मैं अक्सर जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं गारंटी देता हूँ कि जो टाइम टेबल मेरे साथ बना के बैठेगा वो कामयाब होगा। सर इसी को मैं कनेक्ट करता हूँ क्योंकि सीएसएस से थोड़ा हटके अगर मैं इसको एग्जांपल दूँ, कहते हैं कि लाइफ में जो सक्सेस है ना वो मुश्किल नहीं होती, लाइफ में डिसिप्लिन होना मुश्किल होता है। डिसिप्लिन, मतलब क्योंकि सक्सेस की जो एग्जांपल्स हैं वो आपको कहीं किसी एग्जाम में कामयाबी की सूरत में मिलेंगी, किसी जॉब की सूरत में मिलेंगी। वंस यू गेट द डिसिप्लिन इन योर पर्सनैलिटी, नो डेस्टिनेशन इज़ फार अवे फ्रॉम यू। मैंने ये बहुत सारा देखा है कि एग्जाम्स में जो हम बड़े मेजर, जो इवन लाइफ में हम जो बड़ा ब्लंडर्स करते हैं, वो इनडिसिप्लिनरी जो हमारा वे ऑफ लाइफ होता है उसको बड़ा वो करते हैं टारगेट। एग्जैक्टली। आप देखें ना कि आपकी ह्यूमन नेचर चाहती है कि आराम, कंफर्ट जोन हम ढूंढते हैं। एक कंफर्ट जोन से निकले दूसरे में। तो कंफर्ट जोन आजकल क्या है? मोबाइल सबसे बड़ी कंफर्ट जोन। मोबाइल में आप कहेंगे कि मैं इससे पढ़ता हूँ, बहाना ये करेंगे, पढ़ते पढ़ते पता नहीं आप किधर चले जाएंगे। ठीक है। फिर दोस्त आपके, यार ये कंफर्ट जोन हमारे पॉकेट्स हैं, तो उससे निकले और ये पता हो कि भाई ये मुझे करना है। तो फिर वो डिसिप्लिन अगर आप कर गए, यानी टाइम टेबल मीन्स के डिसिप्लिन, उस हिसाब से भले कोई भी हो, सीएसएस हो, कुछ भी हो। आज हम बैठे हुए हैं कि अगर हम देखेंगे भाई हम आज सुबह उठे तो हम अपने हिसाब से जो हमने डिसिप्लिन अपने लिए शेड्यूल जो है आपका, जो तो वो टू डू लिस्ट है, हाँ, तो वो हमें जवाब मिल जाएगा कि हम कितने डिसिप्लिन। और जितनी ये दिस इज डायरेक्टली, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसिप्लिन। अब सीएसए से थोड़ा हटके हम बात करें, जैसे आपने डिसिप्लिन की ना, मैं अपनी और चीज़ें देखता हूँ लाइफ में, वो है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कहते हैं कि लाइफ में किसी भी इवेंट या कोई बड़ा एग्जाम भी हो, तो ये हम उन
क्योंकि सर वो बात है ना, अब अबुल कलाम, AJP अबुल कलाम का आपने वो देखा होगा, उनमें कहते हैं जो परसिवरेंस है ना, परसिवरेंस मतलब जो सफ़र है एक्सेलेंस का, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब परसिवरेंस ऐसी है कि तलाशी, मुतलाशी, क्यूरियस, वो बंदा बेकरार हो, बंदा किसी तलाश में हो, जब वो तलाश में होता है तो उसको मंजिल खुद ही अपने आप से बुला लेती है। ये परसिवरेंस उसने ऐसे डिफाइन की है। तो कहते हैं कि वो परसिवरेंस में सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो मैं कहता हूँ CSS एस्पायरेंट्स भी हैं, दे आर परसिवरेंट्स, मतलब किसी चीज़ के मुतलाशी हैं। लेकिन वो मुतलाशी जिस तरह से किसी उसमें अगर अपने आप को ढालता नहीं है, तो मेरे ख्याल में उनकी एफर्ट सारी जो है वो हो जाती है, यूजलेस हो जाती हैं। देखिए मैं इसको कैसे देखता हूँ, CSS वो जो है ना, वो कहते हैं कि मिराज नहीं है, ये एंट्री है, दरवाज़ा। एंट्री है, बिल्कुल। ठीक है, आप दरवाजे में दाखिल हो गए, उस क्लब में दाखिल हो गए जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अक्सर ये दूसरा, अच्छा अब एक और मिसकंसेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि जो CSS करेगा वो करप्शन करेगा। ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन, ये नेगेटिव बहुत है, नेगेटिव है। मैं उनको कहता हूँ कि ये क्यों समझते हो कि ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब आप सिविल सर्विसेज में आते हो, अब आप 17 ग्रेड पे पहुँच गए 21-22 साल में, और आपके नीचे 200-300 लोग काम कर रहे हैं, आप हाईली एलिवेटेड हो, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, अगर आप ये देखें कि अगर आपका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे मिलने के लिए आपको कार्ड भेजता है, अब जब तक आप ना बुलाएं उसको, क्योंकि आपकी अपनी ऑफिशियल असाइनमेंट्स हैं, तो वो इंडस्ट्रियल बाहर बैठा होगा, तो आपकी क्रेडिबिलिटी उस इंडस्ट्रियलिस्ट से के बराबर हो गई। तो आपके पास अब वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। तो आप जब सिविल सर्विस में आते हो तो आपके लिए दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, तो आप लोगों के भी काम आते हो, उनको नौकरियां भी दिलाते हो, उनके लिए बिजनेसेस भी करते हो, उनके लिए बाहर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलते हो, अगर आपका माइंड क्लियर होगा। देखें, जो करप्शन करना चाहता है ना, वो भले CSS करे ना करे, उसके जहन में होगी, वो करेगा। सर करप्शन इज नॉट द काइंड ऑफ द प्रोफेशनल इशू, इट्स अ पर्सनल इशू। इट्स अ पर्सनल इशू। Exactly. मैंने इस चीज को बहुत लिया है। अच्छा, करप्शन को ऐसे लोग ही है कि जो बीमारियां दूसरी है ना, वैसे ही है। ये डिसऑर्डर्स है ना सर। करप्शन तो इज नॉट द प्रोफेशनल इशू, इट्स अ पर्सनल इशू। एंड वेयर एवर यू आर, इफ यू आर द नेगेटिव एंड इफ यू आर काइंड ऑफ पॉइजन द सोसाइटी, किसी भी तरह से पॉइजन कर सकते हैं सोसाइटी को। ये पॉइजनस माइंड है। अच्छा, मैंने सेटबैक डिसऑर्डर कहता हूँ मैं इसको। ये सेटबैक डिसऑर्डर ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो नहीं कर सकते तो आप उसको कहते हैं अच्छा ये बुरी है, ये बुरी है। बहुत ज़्यादा जो जमात हैं वो लोग उन स्टूडेंट्स की है जो कि CSS नहीं कर सकते, तो इसी वजह से वो CSS के खिलाफ जो है वो बुरा दो चीज़ें वो कहते हैं, दूसरी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें तो पैसा चलता है, सिफारिश चलती है, इसलिए हमारा नहीं हुआ। अच्छा, तो ये इस तरह का भी बोर्ड ये भी है कि जो नहीं होगा वो कहेगा पैसा चलता है, सिफारिश चलती है। तो इसी मतलब मैं इसको सेटबैक ऑर्डर्स कहता हूँ। जिस तरह से वो थू खटा वाली बात है, थू खटा वाली बात है, तो उसमें ये कहते हैं कि भाई अगर नहीं हुआ तो ये अच्छा, मेरे ख्याल में जब CSS परसिवरेंट जो होते हैं वो इन चीज़ों को तो पहले ही जो मेरे ख्याल में फाइट करना होता है वो नेगेटिविटी से फाइट करना होता है। आपकी जब स्ट्रेस में आते हैं तो जो अटैक होता है आपके माइंड पे साइकोलॉजिकली भी, वो नेगेटिव चीज़ों का होता है, नहीं होगा, फियर्स जिसको कहते हैं। फियर्स अटैक्स में भी ना CSS में बड़ा मैटर करता है। आगे चलते हैं सर, हमें ये बताएं कि ऑप्शनल्स की जो चॉइस है ना, वो मैंने देखा है बड़ा ट्रिकी है। ऑप्शनल्स, क्योंकि मैंने अभी वही सवाल कर रहा हूँ आपसे कि हाउ टू चूज द ऑप्शनल्स इन द बेस्ट वे। मैं तो मशवरा यही देता हूँ कि ऑप्शनल को आप को रिलेट करें कंपलसरी से, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई आपका इस तरह से है, जैसे मैंने लिया था तो मुझे पता था इस्लामियात है CS कंपलसरी में, तो मैंने इस्लामिक स्टडी ले ली, इस्लामिक हिस्ट्री ले ली। ठीक है। आपने पाकिस्तान अफेयर्स लेते हैं तो मैंने इंडो पाक हिस्ट्री ले ली। लेकिन फिर ये अब जो ट्रेंड है वो चेंज है। अब बच्चे देखते हैं कि लास्ट 10 इयर्स का स्कोरिंग किस में, जेंडर का, साइकोलॉजी का, स्कोरिंग ट्रेंड्स बड़ा देखा जाता है। स्कोरिंग ट्रेंड्स देखते हैं लास्ट 10 इयर्स के, क्योंकि माइंड सेट चल रहा होता है। कभी कभी सिंधी अक्सर लोग लेते थे तो सिंधी टॉप पे होता था, कभी मार खाता है, कभी आपकी सोशोलॉजी टॉप पे जाता है। तो स्कोरिंग ट्रेंड्स देखने चाहिए, उसके बाद इसको ऑप्शनल कंपलसरी के साथ कोरिलेट ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी मेहनत कम लगे। ये दो मेरे। अच्छा,
एक तो स्कोरिंग ट्रेंड देखना चाहिए और दूसरा कंपलसरी से कोरिलेट करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैंने जो डेफिसिट देखा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को वो अंडरमाइन ही नहीं करते, वो है असेसमेंट। अच्छा, people do learning just kind of the spoon feeding. They get the knowledge, they read the books crazily, and they never go for the assessment and a critical assessment. If you are assessed well, you can go for the success. तो ये असेसमेंट का रोल किस तरह से हमारे CSS वाले एग्जाम में? अच्छा, आप देखें, जो यहाँ एक फैक्ट है, हमें पता है पंजाब की तालीम, एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत आगे हैं। वो इंडस्ट्री में भी आगे, बहुत सारी चीज़ों में। उसके रीज़न्स कुछ और हैं, लेकिन वो आगे है। अब मेरे पास इधर हमारा एक इदारा बदीन में था, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस सपोर्ट, तो हमने वहाँ पे स्कॉलरशिप्स शुरू की CSS के बच्चों के लिए। तो उसमें से 3 स्कॉलरशिप्स हमने दी थी, और अभी एक बच्ची है राबेल, तो उसका मुझे मैसेज आया कि सर थैंक यू वेरी मच, आपके इदारे ने जो स्कॉलरशिप दी थी और उसको मैं अवेल करते हुए मैं लाहौर गई, और मैंने अभी इस दफ़ा उसने क्वालिफाई किया। जो स्पेशल अटेम्प्ट वाला वो जो स्पेशल है, मैं उनको मुबारक भी देता हूँ, लेकिन उसने क्वालिफाई कर लिया। और वो लाहौर क्यों गई? क्योंकि जब स्कॉलरशिप दे रहे थे तो हमने इंटरव्यू किए थे, तो हमने कहा आप क्यों जाना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे जो चीज़ें हैं असेसमेंट के हवाले से, वो इतनी स्किलफुल नहीं हैं जितनी कि वहाँ है, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। और मैंने अक्सर जो बच्चे देखे हैं मेरी फैमिली से भी, तो जो लाहौर गए उन्होंने उसमें असेसमेंट उनकी बड़ी परफेक्ट हो गई। उनको पता है असेसमेंट, अटेम्प्ट, पेपर अटेम्प्ट, असेसमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। अच्छा, मैं इससे ये मुराद हाँ ले रहा हाँ हूँ, बिल्कुल आपका ऐसे, ये पॉइंट है। हाँ ऐसे ऐसे यही पॉइंट है। तो वो स्किल्स जो है वो वहाँ लाहौर के बच्चों से, क्योंकि आप देखें ना टॉप 100 में वहाँ के बच्चे आते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। तो वो वहाँ जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जाना चाहिए, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कोई स्कॉलरशिप लें, लाहौर ज़रूर 4 महीने के लिए वो असेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो जाएँ ज़रूर। ज़बरदस्त। अच्छा सर, दूसरा ये चीज़ है कि रोल ऑफ अकेडमीज़ इज़ पॉजिटिव और काइंड ऑफ किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि CSS की तैयारी भी एक आजकल कमर्शियल वो हो गया। व्हाट डू थिंक, इज़ अ रोल ऑफ अकेडमीज़ रियली पॉजिटिव? बस डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसलिए कि आपको कोई और इदारा तो है नहीं, कहाँ से गाइडेंस लेंगे आप? यूट्यूब से, इधर से उधर से आप मिल तो जाती हैं ऑनलाइन वही भी, लेकिन एकेडमीज़ का रोल है, और उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और उन्होंने एकेडमी खोली है और वो कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो इसलिए रोल ऑफ एकेडमी ज़रूरी है। और जिसको भी, क्योंकि वो आपका रास्ता कम कर देते हैं, सफ़र का जो है ना, पड़ाव आपका 3 साल है, वो आपको 3 महीनों में आपको वो पूरे शार्ट, फिर आपको और कहाँ से इंटरेक्शन मिलेगा सिविल सर्व CSS ऑफिसर से? आप किस के तो पास दे जाएंगे? एक्चुअली हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद To interact with those civil services civil officer, service they of teach them, they give them their feedback, how to study, how to get prepared, मुख्तलिफ चीज़ों। अच्छा सर, अभी आगे चलते हैं। इसमें सिर्फ आखिरी, क्योंकि आपका जो दूसरा डोमेन है वो एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि यू आर वर्किंग रियली वर्किंग ऑन द अदर साइड, तो उसमें हम बस लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ जो नेगेटिवली एक वो है परसेप्शन है, वो है कॉलोनियल सेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इज दिस रियल कि हमें अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी में इवन जो सिविल सर्विस एकेडमी है वहाँ पे भी द ब्यूरोक्रेट्स आर जस्ट ट्रेंड फॉर टू हैव देयर कॉलोनियल लीगल, मतलब वो को लेगेसी या इस तरह से? इट्स रियल? नहीं, रियल नहीं है, ये सोच है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि पब्लिक की किस तरह से आप हेल्प करें। पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे लेक्चर्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होते हैं, बहुत कम है। बाकी इंडिविजुअली कोई अगर स्पीकर आता है, वो कोई इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होता है तो वो होता है, लेकिन उमूमन हमने नहीं देखा कि इस तरह से हो, ना कभी सुना। ये परसेप्शन है, इम्प्रेशन एक बैठ गया है कि वो इस तरह से। असल में माहौल ऐसा है, जब वहाँ से निकलते हैं अफसरान और फील्ड में आते हैं तो हमारे लोग उनका दिमाग ख़राब कर देते हैं। अच्छा, इवन द सेटअप ऑफ सोसाइटी, सेटअप ऑफ सोसाइटी, क्लास बेस्ड सेटअप ऑफ सोसाइटी, वो उनको सर पे बिठा देते हैं। आप उसको भी छोड़ें, आप एक सिंपली MP क्या है? आपका नुमाइंदा है ना, वो है, आपने उसको सिलेक्ट किया है ना, आप में से ही आया है ना। आप जब वो MP बन जाता है तो आप उसको सर पे बिठा देते हो, साईं साईं साईं, जहाँ आता है फूलों की पत्तियाँ क्यों कर रहे हो?
तो हम लोग खुद ही इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं कि Inferiority लोगों को हम complex. जो है वो ऊपर चढ़ा देते हैं। तो चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे आपका नुमाइंदा हो, हम चढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये आप क्या समझ रहे हैं इसके पीछे जो हमारी जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो एक वो है, एक लेयर है, लेयर्स ऑफ सोसाइटी, वो इसी वजह से है ये लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन। आप देखें जहाँ जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये कितने हद तक वो है, मतलब लेवल पेनिट्रेशन लेवल कितने तक है? अगर आप देखें तो इसमें आप फिर सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करें। जो पास ग्रुप है, ठीक है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस ग्रुप, ये तो हाईली आपको पता है, सबको पता है, पोलिटिसाइज्ड होता है। पॉलिटिसाइज्ड है। हम क्यों इसको छुपाएं? ठीक है, वो तो जाहिर है उनको पोस्टिंग्स ही नहीं मिलेंगी जब तक कि वो उनको टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं किए जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं, जैसे एफबीआर के दोनों हो गए, कस्टम्स हो गए या आईआरएस हो गया, अकाउंट्स हो गया, या फॉरेन सर्विस हो गया। फॉरेन सर्विस टू सम एक्सटेंट यस पॉलिटिसाइज्ड है। बाकी ग्रुप्स में इतना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के काम इन्हीं दो ग्रुप्स में पड़ते हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि जैसे हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, अगर हाउ एवर द मतलब लॉन्ग किस तरह की पॉलिटिसाइजेशन है, कितनी लेवल तक की है, लेकिन फिर भी पॉलिसी मेकिंग में एक जो ब्यूरोक्रेटिक रोल है वो तो सिग्निफिकेंट है। वो है, लेकिन बहुत कम ऐसे अफसरान रह गए हैं कि जब वो पॉलिसी मेकिंग के करें, इंडिपेंडेंटली करें। तो वो अभी आपके वो उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी जो सियासी गवर्नमेंट होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ को लाजमी उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो इसी तरह से हाँ वही एक क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा है पॉलिटिकल। इसमें ये है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चाहिए कि वो रोल प्ले करें, डीपॉलिटिसाइज करें पब्लिक सर्विस के जो इदारे हैं उनको। इज इट प्रैक्टिकल? अभी तक तो नहीं हुआ। ऐसे ही है ना, अभी तक तो मुश्किल है। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक वो जो लेयर हमने बात की थी ना, परसेंटेज ऑफ द पासिंग स्टूडेंट या रेशो, ये थ्रू आउट हम देख रहे होते हैं, जब भी लोग 100 लोग दे रहे होते थे फिर भी ये परसेंट है। अगर जो है वो अभी जैसे आपने कहा कि 30,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि बस इतने लोग पास कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, या पीछे से कोई स्टूडेंट्स में कुछ लैकिंग है थ्रू आउट चली आ रही है? असल में इसमें आप देखें ना कि ये 30,000 लोग बैठते हैं, तो आधे से ज़्यादा तो ये देखें क्या होता है तजर्बे के। अच्छा। तो सीरियस बच्चे जो होते हैं वो कम होते हैं, जो कि समझते हैं कि हमने देना है, करना है ये। अच्छा, दूसरा ये है कि अनसर्टेनिटी होती है ना कि आप कर रहे हैं तो पता नहीं हो कि नहीं हो। तो मुझे याद है, मैं अपना आपको बताऊं, मैं मेहरान में पढ़ता था, मैंने बीए तो कर लिया था वैसे ही। तो मैं सेकंड ईयर में जब था तो मेरा बैचमेट था, तो वो कहता था कि यार तुम ये इधर मेहरान में सप्लियाँ लगेंगी तो तुम इंजीनियर तो नहीं बन सकोगे, तो ये तो पता ही नहीं है तुम बनो या नहीं। मैंने कहा यार देखो, सप्लियाँ भी लगेंगी ना, तो तुम्हारे साथ नहीं बनूंगा, 5 साल के बाद तो बनूंगा। कहता हाँ वो तो बनोगे। मैंने कहा ये अगर मैंने लॉस किया और नौकरी, आप लोग जैसे हम लोग निकलेंगे ना, हमारे ऊपर नौकरी का प्रेशर आएगा। अभी मुझे पढ़ाई का माहौल है, हाँ। तो मैं उस माहौल को अवेल करना चाहता हूँ, और फिर मैं जितनी जल्दी कर लूँगा, मैं 22 ग्रेड में उतने साल ज़्यादा रहूँगा। अच्छा। तो ये मेरा उस टाइम पे, मेरे 20-21 साल उम्र थी उनको लॉजिक देता था। तो वो इस तरह से है। तो ये जो रेशो बढ़ है वो वाला है, देखें क्या होता है वाला देखें क्या होता है। अच्छा, हमें सब बातें इस तरह से हो रही हैं, बस आखिरी जो आपका वो जो दूसरे डोमेन है, यू आर नाउ वर्किंग ऑन द एंटरप्रेन्योर जो है ना, उस पे स्किल्स पे और यूथ एम्पावरमेंट में ज़्यादातर आपका काम भी है। तो ये आपका एक साइड है, मतलब फैमिली से आपको एंटरप्रेन्योर फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप वाली में काम कर रहे हैं, या वैसे ही फॉर द सोसाइटल सर्विसेज? नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इंटर्न टू सर्विस, तो हमारी जब डिवीज़न हुई फैमिली की, तो उन्हीं दिनों में हुई थी। और मैंने उनको कहा कि ये जितनी भी हमारे जो भी एसेट्स है, मुझे ये भैंसें दे दें, ठीक है। तो मैं इसमें डेयरी फार्म, टिपिकल डेयरी फार्म बनाऊंगा। मैंने वहाँ से शुरू किया। तो टिपिकल डेयरी फार्म, फिर फैमिली फ्रेंड्स को मिला के इस तरह से मैं मुख्तलिफ तजर्बे करता रहता हूँ। अच्छा, इस तरह से मैंने चीज़ें करवाई हैं लोगों को। अब जब इस स्टेज पे, जब लास्ट 5 ईयर से मैं कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हमारा हल नहीं है और कोई सोसाइटी के लिए। हमारा बहुत बड़ा बहरान है, वो ये है कि आपके एक तो है बिल्कुल पढ़े ही नहीं,
वो तो आपके इस खेतों में लगे हुए हैं ना, बिल्कुल जो ज़ीरो पड़े हैं, बिल्कुल ज़ीरो, तो जो वो illiterate। ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो आपकी खेतों में लगे हुए हैं, खेतों की जो प्रोडक्शन आ रही है वो आप एक्सपोर्ट भी कर फूड रहे हैं, प्रोडक्शन में वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता वो तो आपके पॉजिटिव है। दूसरे जो बड़े इनलाइटन लोग निकल गए इधर, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो भी खुश हैं। अब कौन सा तबका रह गया जो कि स्कूल तो गया लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पढ़े नहीं सही तरह से या रह गए। अब वो कहते हैं हमने मैट्रिक किया है, हमने ग्रेजुएशन की है, हम पढ़े लिखे हैं। वो अक्सर मुझे मैसेज आया, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, नौकरी चाहिए। तो जब आप उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब करते हैं तो उनको मैट्रिकुलेशन की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहरानी कैफियत से गुजर रहे हैं, उनके पास कागज़ की डिग्री है, नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ वो मार्केट में जॉब में खप नहीं सकते। तो फिर आपने इनका क्या करना है, थोड़े से वो उस जो खेतों में काम कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो अनपढ़, उनसे थोड़ा सा उनका इंटेलेक्ट ज़्यादा है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब मेरा टारगेट वो एरिया है, इनको मैं लाऊं। अच्छा, जो एक इन अ सेंस ऑफ लाइक पेसिमिस्टिक एक सोच में पड़ा हुआ है, मायूस हो जाता है कि हमें नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं कर सकता, खेतों में वो नहीं जा सकता, तो वो क्या करे, उनको मैं ट्रेन करके और उनको बिज़नेस की तरफ लाऊंगा। उसमें फिर जो अभी हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, उत्तम खेती है या ऑयल मिल्स हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनको जब मैं पहले जॉब पे लाता हूँ, देखता हूँ कि इसमें हैं गट्स, तो उसको फिर मैनेजरियल लेवल पे लाता हूँ। इस तरह से आस्ता आस्ता उनको मैंने आगे अपना ही वो खोल के देना है। तो इस तरह से आपका जो वो है, क्या कहते हैं, सेल्फ अर्निंग मूवमेंट है ये आपकी, सेल्फ अर्निंग ऐसा मूवमेंट ही है, उनको इस तरह से ट्रेन करना है कि खुद कमाए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मूवमेंट वाली बात है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली मूवमेंट है ये। अच्छा, एक जो चीज़ आपसे रह गई जो मुझे पूछनी थी, वो वाली जो हमारा पीछे वाला डोमेन था, उसमें सर ये है कि आज जो दुनिया में ना हम एक ग्लोबल इसमें बैठे हुए हैं विलेज में, मेरे स्किल्स जो हैं आई कैन यूटिलाइज इट इन यूएस एंड आई कैन यूटिलाइज इट इन द यूके एंड यूरोप, मतलब बहुत सारे एक ग्लोबली हम कनेक्ट हो गए। तो आज का जो नौजवान है उसको अपने जो एक्सेलेंस का मेजर क्या रखना चाहिए? जिस तरह से जीआरई, इंटरनेशनल जीआरई भी लोग करते हैं और बाहर जाते हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि डू दे प्रेफर के फर्स्ट आप नेशनल लेवल पे अपने आप को असेस करें, क्योंकि नेशनल लेवल पे सीएसएस एक एज लिमिट की वजह से उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अर्ली एज में अपने आप को असेस भी कर देते हैं, फिर इफ़ नॉट देन गो फॉर अब्रॉड। बहुत सारे हमारे दोस्त भी ऐसे ही थे कि पीएचडी जो बाहर करके आए। तो आप पहले हम उनको मशवरा देते हैं कि पहले नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीएसएस है, पीएमएस है, और प्रोविंशियल जो वो है सर्विसेज हैं, या तो उस पे आए या डायरेक्ट अपने आप को अब उसमें चले जाएं, अब्रॉड के लिए ट्राई करने चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में या सिविल सर्विस या कोई भी जॉब मार्केट कितनी छोटी सी है, कितने इसमें हम एब्जॉर्ब कर सकेंगे। बाहर पूरी दुनिया पड़ी है, समंदर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये नदी है छोटी सी, एक पोर्शन है, छोटा पोर्शन है, बाहर समंदर है। तो समंदर में आप जाएंगे, खुला घूमेंगे फिरेंगे, आपकी विजन बढ़ेगी और आप उसी तरह से कामयाब होंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है और घूमने का शौक़ है, तो वो लोग प्रेफर करें बाहर के। अब बहुत सारे यूरोपियन में, इटली में, जर्मन में, ये लोग इवन चाइना में स्कॉलरशिप्स भी आ रही हैं, बल्कि वो पैसे दे रहे हैं, स्कॉलरशिप पे आ रही है, मास्टर्स बेस स्कॉलरशिप्स आ रही है, तो वो वहाँ पे अवेल करें और ख़ास तौर पे लड़कियाँ वहाँ जाएँ, क्योंकि लड़कियों के लिए ये हो सकता है सेफ़ ना हो, बाहर सेफ़ है, बाहर सोसाइटी है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है, उनके साथ कोई मतलब जाति नहीं होगी। यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, तो जो जिसको चाहे वो करे। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो बाहर जाए, और लड़कों के लिए भी जो प्रेफरेंस वो बाहर को दें। अगर जिनको शौक़ है ये सीएसएस या ये शौक़ के वो है, अगर जिनको शौक़ है कि यहाँ आके खिदमत करनी है तो वो यहाँ रहें, बाकी बाहर जाएँ। अच्छा, डोमेन हमारा मतलब पीछे वो वाला है, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक बड़ा जो वो है स्पेस ज़्यादा हमारा बाहर का है, और दूसरा इंटरनेशनल ब्रोकरेसी या इंटरनेशनल जो एक इंटेलेक्ट क्लास, इंटेलेक्चुअल, उसमें तो फिर मतलब आपको एक मौका भी, वैसे सीएसएस में मौका मिलता है आपको, अगर पास करें तो फिर वो बाहर जाने का भी एक वो आपको ट्रेनिंग्स में वो बहुत बहुत मिलता है।
लेकिन वो एक आपका सिर्फ यही पॉइंट है कि स्पेस बाहर ज़्यादा, इसी वजह से वो करना आप चाहिए। देखिए ना कि बाहर अगर एज मैटर करती है, अब यहाँ से इंटरमीडिएट करके बच्चा सोचने लगे कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, और क्योंकि वो ऐसी एज होती है वहाँ सेटल हो जाएगा, वो सेटल हो गया तो उसकी पूरी फैमिली सेटल हो गई, 10 लोगों को और निकालेगा। तो जितने लोग वहाँ से बाहर से जाएंगे, बाहर की अर्निंग होगी, यहाँ पे लाएंगे तो खुशहाल तो हम लोग होंगे। हाँ, अच्छा, दूसरा जैसे अभी मेरे सामने पड़ा हुआ था स्केल ऑफ सर्विसेज, वो भी सोशल सर्विसेज, नॉट द प्रोफेशनल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में स्केल किसका बड़ा है? जो जाके बाहर अपनी फैमिली सेट करता है, फिर अपनी पूरी सोसाइटी को वो सर्व करता है, या एक ब्रोकरेट बैठा हुआ एक उसका, दोनों का, हालांकि ब्रोकरेट इज आल्सो सर्विंग ऑन द, मतलब इन देयर डोमेन्स एंड प्रोफेशनली वो सर्व करते हैं, लेकिन सोसाइटल सर्विसेज पे स्केल किसका ज़्यादा बड़ा होता है? मैं आपको बताऊं कि मैं गया था लंदन MBA करने 2002 में। तो मैंने वहाँ सोचा कि अब मैं जहाँ रुक जाऊँ, तो वहाँ के लोगों ने मुझे ये कहा, बाकायदा उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, 10-15 दोस्त जो थे, तो उन्होंने कहा कि यार फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सोसाइटी यू विल बी हेल्पफुल इन योर ओन कंट्री थ्रू योर सिविल सर्विस। तो यहाँ आप आओगे तो यहाँ आप क्या करोगे, अपने लिए तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी सोच गलत थी। इसलिए उनकी सोच, यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे बैठे हुए हैं, अगर मैं वहाँ होता तो शायद 15-20 लोगों को मैं खींच के वहाँ पूरी फैमिलीज़ को वहाँ पे मैं उनको रास्ता देता। अब भी आप देखेंगे बाहर जो काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाहर जो बैठे हुए हैं, वो लोगों को गाइडेंस देते हैं, आने का कहते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। और दूसरा जो एक मैं कहता हूँ ये शिफ्ट है, मतलब ये जो AI ग्लोबल शिफ्ट लेके आई है, AI रिवोल्यूशन जिसको हम कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एजुकेशन क्वालिटी को लेके, सिलेबस को लेके, बाकी चीज़ों को लेके थोड़ा जो आपके पास एक बाउंड्रीज़ हैं, वहाँ पे वो बाउंड्रीज नहीं है, तो आप उस चेंज में डायरेक्ट शामिल हो सकते हैं। जैसे इंडियंस को देख लें, इंडियंस बाकायदा एक लॉबी बन गई है अब, इंडियन इंटरनेशनली इंडियन सर्व कर रहे हैं, या बाकी तो ये एक बड़ा एज है आपको कि अगर आप फ्रॉम द अर्लियर आप चले जाते हैं बाहर, तो यू कैन बी इन दिस पार्ट, आप सेट हो जाएंगे। 10 साल 22 साल में जो बच्चा गया तो 32 साल में वो सेट होगा और अच्छा खासा कमा रहा होगा। तो ये चीज़ है वो मैं तो प्रेफर करूँगा कि जिसको मौका मिले वो बाहर जाए। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है ना, लोगों को काम करना चाहिए, वो चाहिए सॉफ्टवेयर हाउसेस में, ऑनलाइन अर्निंग में, कंप्यूटर में, जितनी भी स्किल्स ले सकें वो ले, फिर वो वेब डेवलपमेंट हो, सोचा मीडिया मार्केटिंग हो, वहाँ पे उस पर हम भी काम कर रहे हैं, बताऊँगा। अच्छा, जी, चलें, थैंक यू सो मच सर, इट वाज सो नाइस टू टॉक विद यू, रियली। थैंक यू।